हेलो एवरीवन, इट्स योर फ्रेंड साहिल बारूई बैक अगेन। और आज मैं कैपिटल गेन्स का जो सबको भारी जाता है, अगर तुम अपने सीनियर्स वगैरह से बात करो तो सबको भारी जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें याद लगने के लिए, लेकिन ये बहुत चिंदी चैप्टर है ब्रो। इट्स ऑल हियर, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉमन सेंस बेस्ड चैप्टर है। अगर तुम कुछ प्रोविजंस भूल गए ना तो तुम इफ़ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस चैप्टर्स के सम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट किल इट लाइक द बिफोर्स एंड थैंक्स। मेरे दोनों पे 100 व्यूज़ हो गए, मतलब भाई मेरे को बहुत खुशी है। मतलब बोले क्या चिंदी भाई, मैं तो 100 ऐसे लिया था। अरे भाई तू नहीं समझोगे ब्रो, मतलब बहुत खुश हूँ मैं। और मेरे को लिटरली कमेंट्स आए ब्रो, आई हैव वॉच्ड योर वीडियोज़। एंड मेरे को क्लास में भी कुछ लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला भाई, मैं तो हम लोग के इधर ना बैटल हुआ था टैक्स के, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई मैंने तेरे रेजिडेंशियल स्टेटस का ये देखा, मैंने तेरे हाउस प्रॉपर्टी का वो देखा। इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड अगर तुमको ये वाला वीडियो या कोई भी वीडियो तुम लोग देखते हो ना, तुमको अच्छा लगे तो अच्छा लगेगा ही क्योंकि मैं बना रहा हूँ, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ जस्ट लीव अ फीडबैक इन द कमेंट दैट रियली बूस्ट मी अप। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स हर 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 चैप्टर में एक चार्जिंग सेक्शन है जिसके बारे में मैंने बार बार बात किया है। जैसे तुम हाउस प्रॉपर्टी में जाओगे तो चार्जिंग सेक्शन क्या है, 22। तो उसी तरह कैपिटल गेन्स में भी चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है? चार्जिंग सेक्शन स्टेट करता है कि अगर ये सारे कंडीशंस हुए तो तुम इस हेड के अंदर गिर रहे हो। अब टैक्सेबल होगा कि नहीं वो तो पूरा चैप्टर का बात है, तो वो पूरा चैप्टर से पढ़ेंगे तब पता आएगा। तो उसी तरह कैपिटल गेन्स के लिए चार्जिंग सेक्शन इज 45(1). 45(1) में क्या लिखा है मैं पहले बता दूं, मैंने सब स्टडी मटेरियल वगैरह सब लेके बैठा हुआ। कोई भी पॉइंट मैं भूलूँ ना, बाई चांस भूल भी जाऊँ तो मैं देख लूँ एंड आई कैन जस्ट टेल इट राइट हियर, सो किसी का कुछ मिस ना हो बेसिकली। ठीक है, द टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एंड तो लेट्स डाइव राइट इन टू इट अगेन। कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है? चार्जिंग सेक्शन इज 45(1) एंड 45(1) के अंदर बोला जाता है प्रॉफिट या गेन्स। अगर तुम कैपिटल एसेट बेचते हो, अकाउंट्स के नॉलेज से भी पता चलता है भाई गेन होता है, यहाँ पे प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट या गेन फ्रॉम द ट्रांसफर। मैं जो भी कुछ बोलता हूँ ना तो आई प्रेफर एम्फेसिसिंग ऑन द वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत एम्फेसिस देता हूँ, तो उन वर्ड्स को ध्यान से सुनो, ठीक है? उससे बहुत जल्दी रिकैप होगा और मेरा भी काम आसान होगा। तो 45(1) बताता है कि कैपिटल एसेट क्या है, सॉरी 45(1) चार्जिंग सेक्शन है जो बताता है कि कब कैपिटल गेन्स लगेगा। तो प्रॉफिट और गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बोले कि पहले चीज़ मैंने बोला प्रॉफिट या गेन जो होगा ट्रांसफर करने से, जो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि ट्रांसफर के अंदर क्या क्या आते हैं। और हो सकता है ना इस पे मैं सिर्फ पार्ट 1 बनाऊँ, पार्ट 2 बाद में बनाऊँ, ठीक है? क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज चैप्टर टू कवर, राइट? और टाइम के शॉर्टेज अभी लगभग रात के 2 बजने को आए हैं, ठीक है? तो टाइम शॉर्टेज, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बता दूंगा, फिर भी बहुत चिंदी होने वाला है और बहुत जल्दी होगा। मतलब मैं कोशिश करूँगा 1.5 आवर के अंदर दोनों पार्ट सल्टा दूँ, ठीक है, क्यूमुलेटिवली। तो हाँ, मैं बोल रहा था, तो सबसे पहला चीज़ है हम लोग को जो कैपिटल एसेट है वो ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ट्रांसफर करेंगे, सेल नहीं बोला मैंने, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। सपोज मैंने 23-24 में ट्रांसफर किया कैपिटल एसेट का, ठीक है? ट्रांसफर में बताऊंगा क्या है। अगर हम लोग ने 23-24 में ट्रांसफर किया तो वो 23-24 में ही टैक्सेबल हो जाएगा। जब उसका असेसमेंट ईयर होगा तो वो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए ही टैक्सेबल होगा। जिस साल ट्रांसफर होगा उसी साल टैक्स देना पड़ेगा, उसी साल का टैक्स उसी साल देना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात आता है कि कैपिटल एसेट क्या होता है। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 14 में। जैसे हम लोग को याद है डीम्ड रेसिडेंस वाला बात था, ठीक है? तो उसी तरह यहाँ पे तेरा जैसे 6.1 में डीम्ड रेसिडेंट बताया गया था, उसी तरह यहाँ पे 6.1 में डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट था, सॉरी हाँ, डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट था। वैसे इधर पे तेरा ये है कैपिटल एसेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन है 2 क्लॉज 14 में। तो 2 क्लॉज 14 में क्या बताया है ना, एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एसएससी वेदर कनेक्टेड फ्रॉम हिज बिजनेस और नॉट, बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं, बट वो प्रॉपर्टी एसएससी का है, भले वो बिजनेस में यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो, उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। लेकिन एनी प्रॉपर्टी बोल दिया तो भाई कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी ब्रो, कोई दिस इज अ प्रॉपर्टी, अरे भाई बुक भी मेरे प्रॉपर्टी के अंदर, कोई भी प्रॉपर्टी बोल दिया। लेकिन वो बताया
कि कुछ कुछ चीज़ है जो इससे एक्सक्लूड होंगी। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। सपोज मेरा धंधा ही है इस कैलकुलेटर को बेचने का, तो अगर मैं इसको कैपिटल सेट कर लूंगा तो थोड़ी हुआ, दिस इज माई इन्वेंट्री, दिस इज माई स्टॉक इन ट्रेड, जिससे मैं रोज लेना देना करता हूँ, तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो कैपिटल एसेट के अंदर एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे पहला एक्सक्लूजन क्या है, सबसे पहला एक्सक्लूजन है स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा है पर्सनल इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल इफेक्ट? पर्सनल इफेक्ट मतलब हमारे काम की चीज़ें जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ वगैरह करते हैं, वो सब चीज़ भी कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होंगे, लाइक पर्सनल कार्स, पर्सनल ज्वेलरीज वगैरह। लेकिन पर्सनल ज्वेलरीज दिल नहीं गया, पर्सनल कार, टीवीज, ठीक है, एसीज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, ठीक है। बट ये जो पर्सनल इफेक्ट है ना, इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स है। मैंने क्या बोला कि कैपिटल एसेट के अंदर एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं मानी जाएंगी एज कैपिटल एसेट। सबसे पहले बोला कि स्टॉक इन ट्रेड, और दूसरा पार्ट मैंने बताया दैट वाज पर्सनल इफेक्ट, लाइक टीवी, एसी, पर्सनल कार विच वी आर यूजिंग, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अप्रिशिएटिंग एसेट्स बोलो या जिनका वैल्यू गिरता नहीं है विद टाइम, जिनका वैल्यू जनरली बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें ना हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं फ्रॉम एक्सक्लूजन। मतलब पर्सनल इफेक्ट तो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा ना, ये पर्सनल इफेक्ट का ही पार्ट नहीं है। भले ही पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन ये पर्सनल इफेक्ट का पार्ट नहीं है। इसका मतलब अगर ये कैपिटल एसेट में नहीं गिरता तो पर्सनल इफेक्ट में गिरता, लेकिन ये जो पर्सनल एसेट में आ रहा है ना, ये पर्सनल एसेट का पार्ट ही नहीं है, तो ये गिरेगा कहाँ, कैपिटल एसेट में। तो दिस इज अ कैपिटल एसेट। तो उसके अंदर क्या क्या आते हैं, ज्वेलरीज, ठीक है, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एंटीक्स, ये सारी चीज़ तुम ध्यान से समझो। मैंने जो सब बोले, ज्वेलरीज, एंटीक्स, पेंटिंग्स, ये सब के दाम जनरली बढ़ते हैं, तो इनको जब बेचेंगे ना तो गेन आएगा, तो उसको हम लोग बोले कि इसको हम लोग कैपिटल एसेट मानेंगे। दीज आर एक्सक्लूजन्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट एंड इंक्लूजन ऑफ कैपिटल एसेट। उसके बाद रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, अगर इसका हम लोग सेल करते हैं ना, तो इसको भी हम लोग कैपिटल एसेट के अंदर नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता क्या है? तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का कोई डेफिनेशन है एज सच नहीं दिया हुआ है, दिया ही नहीं है। रहतर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है वो बताया है। अब कॉमन सेंस का बात है, मैं बोल रहा हूँ कि ब्रो तू लड़की नहीं है, तो बोला हाँ। मैं बोला तू लड़की नहीं है, बोला मेरे को ही पता है मैं लड़का हूँ, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, अगर तू लड़की नहीं है तो तू लड़का है। तो यहाँ पे भी वही बात हुआ कि अगर तुम तुम अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो तो तुम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का कोई सब डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड क्या है वो बताया गया है। तो अगर तुम अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो तो तुम्हारे ऊपर कैपिटल गेन लगेगा और तुम उस एग्रीकल्चरल लैंड को बेचोगे, लेकिन अगर तुम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो तो तुम्हारे ऊपर कैपिटल गेन्स नहीं लगेंगे, नॉट एप्लीकेबल। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है, तुम समझो एक म्यूनिसिपल सेंटर है, वहाँ से अगर अप टू 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर या उससे कम, अप टू 2 किलोमीटर्स तुम्हारा जो पॉपुलेशन है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, हाँ, तुम्हारा जो पॉपुलेशन है इट इज ग्रेटर देन 10,000, मैंने ग्रेटर देन 10,000 अप टू 1 लाख, मतलब 2 किलोमीटर से, सपोज इस पॉइंट से यहाँ तक 2 किलोमीटर तक तुम्हारा जो पॉपुलेशन है इट्स मोर देन 10,000 बट अप टू 1 लाख, तब तुम अर्बन एरिया हो। और अगर तुम अर्बन एरिया हो और इस प्लेस में, इस डिस्टेंस के बीच में अगर तुम्हारा कोई भी लैंड आता है तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेंगे, ठीक है। अब अगर तुम 2 किलोमीटर के अंदर नहीं गिर रहे हो, इस पॉइंट से अगर तुम 6 किलोमीटर, 2 नहीं, इसी पॉइंट से, 2 किलोमीटर के बाद से नहीं, इसी पॉइंट से अगर तुम 6 किलोमीटर तक तुम्हारा जो पॉपुलेशन है उस एरिया का, अगर उस एरिया का पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख बट अप टू 10 लाख्स, तब भी तुम तब भी तुम अर्बन एरिया ही माने जाओगे। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 2 किलोमीटर तक मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, यहीं से 6 किलोमीटर तक मोर देन 1 लाख अप टू 10 लैक्स, अगर तुम इसके अंदर आ रहे हो तब भी तुम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आओगे और तुम्हारे ऊपर कैपिटल गेन लगेंगे। और अगर तुम इस पॉइंट से 8 किलोमीटर तक तुम्हारा जो एरिया का पॉपुलेशन है इट इज मोर देन 10 लाख, ठीक है, यहाँ से 8 किलोमीटर के अंदर अगर तुम्हारा एरिया का पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लैक्स, तब भी तुम अर्बन एरिया हो और इसके अंदर जो भी लैंड है वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होगा। और इस एरिया के बाहर जो लैंड गिरेगा वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको अगर सेल करेंगे तो टैक्सेबल नहीं होगा। सपोज यहाँ तक है, ये तो सोच यहीं तक है, सपोज 2 किलोमीटर के अंदर मेरा पॉपुलेशन 9,000 है, ठीक है, दैट इज लेस देन 10,000, तो ये मेरा रूरल लैंड बन गया, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। वहीं से अगर तुम यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर में
तुम्हारा अगर पॉपुलेशन में मान लेता हूँ इज 90,000 ओनली, तब भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रो यहाँ से यहाँ तक के लिए मोर देन तेरा ये चाहिए 1 लाख एंड अप टू 10 लाख, लेकिन तेरा पॉपुलेशन इस एरिया का कितना है 90,000, तो तुम तब भी तो एग्रीकल्चर लैंड बन गया। अगर तो इस लिमिट के अंदर पॉपुलेशन कम है और तेरा लैंड है तब तो रूरल। अगर इस पॉपुलेशन के इस जो एरिया में इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये अर्बन है लेकिन तेरा लैंड अर्बन एरिया के बाहर है, तब भी तू रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और अगर तू उसको सेल करेगा तो तेरा कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। 3 चीज़ बताएं जो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनता है। सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल इफेक्ट जिसके अंदर भी एक्सक्लूजन्स था, ज्वेलरी, आर्ट्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, एंटीक्स, ये सारे चीज़ कंसिडर होंगे कैपिटल एसेट। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, उसके बाद हमने पढ़ा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर तुम अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो तो तुम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज अगर तुमने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं 6.5% या 7.5% एग्जैक्टली, हाँ 7% गोल्ड बॉन्ड्स या 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब में अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया तो ये तुम्हारे कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं कभी शॉर्ट्स बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा, बहुत बहुत तगड़े लॉजिक है, क्योंकि हम लोग को गोल्ड का इम्पोर्ट कम करना था। मैं बताऊंगा कभी शॉर्ट्स जब बनाना मैं शुरू करूंगा तब। फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान के रखो, ठीक है। उसके बाद अगर अरे गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड्स वगैरह में भी अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो वो भी मेरा पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद स्पेशल बियरर डॉक्यूमेंट्स अगर वगैरह है एज पर दी लॉज एक्ट्स, जो भी वो लॉ में स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया तो वो सब कैपिटल एसेट के पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो पहले पेज में तो मेरे को इतने ही दिखे, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ कि जो मैंने पर्सनल इफेक्ट्स बताया उसमें गोल्ड वगैरह को बाहर किया, ठीक है, उसको इंक्लूड किया। लेकिन अगर तुम्हारे घर पे सिल्वर यूटेंसिल्स है, सिल्वर के बर्तन वगैरह है, एल्यूमिनियम के बर्तन है, एल्यूमिनियम तेल लेने गया, सिल्वर के बर्तन है, तो वो सब काउंट नहीं होंगे, ठीक है। वो सब तेरा पर्सनल चीज़ माना जाएगा और उसको बेचने पे तेरा कैपिटल मतलब कैपिटल गेन नहीं लगने वाला। उसी तरह अगर तेरे पास गोल्ड बार्स, गोल्ड और सिल्वर बार्स है तो ये सब तो भाई तेरे पर्सनल में क्या, ये सब तो बेचने के लिए खरीदा होगा, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा है, तो ये सब पे कैपिटल गेन्स लगने वाले हैं, ठीक है, डन। तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। तो मैंने उस डेफिनेशन में वापस रिपीट करता हूँ शॉर्ट में। कैपिटल एसेट का चार्जिंग सेक्शन वाज 45(1). तो 45(1) क्या बोलता है, प्रॉफिट और गेन ऑन ट्रांसफर, अब हम लोग ट्रांसफर पढ़ेंगे, ऑफ कैपिटल एसेट, और वो उसी साल टैक्सेबल होगा जिस साल वो किया है। और कैपिटल एसेट का डेफिनेशन मैंने क्या बोला 2 clause 14 में एनी प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें क्या क्या एक्सक्लूड है, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, लेकिन पर्सनल इफेक्ट में कुछ चीज़ इंक्लूड करते हैं कैपिटल एसेट में, ज्वेलरी, ड्राइंग्स, आर्ट्स, स्कल्पचर्स, एंटीक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ इंक्लूड होते हैं। उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर बेचते हैं तो वो एग्जाम्प्ट होते हैं, तो उसका रूरल एग्रीकल्चर लैंड का सच एज कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन है, अर्बन एरिया का डेफिनेशन है। अगर तुम अर्बन एरिया में नहीं गिरते हो, ये अर्बन एरिया का पॉपुलेशन नहीं फुलफिल होता और तुम उस पर गिरते हो, तब भी तुम रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो, और तुम्हारे ऊपर अगर तुम उसको बेचते हो तो कैपिटल गेन्स नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 6.5% बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स एंड 7% गोल्ड बॉन्ड्स, फिर स्पेशल बियरर डॉक्यूमेंट्स एंड वो मोनेटाइजेशन, वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर भी अगर तुमने पैसा वैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो उसका जो भी इंटरेस्ट वगैरह तुमको मिलेगा वो सब भी तुम्हारा, या तुम उसको जब बेचोगे तो उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लगने वाला। अब ट्रांसफर क्या आता है, ट्रांसफर का बहुत बड़ा डेफिनेशन है। ट्रांसफर मेरिली डज नॉट मीन सेल। ट्रांसफर के अंदर सेल होगा, एक्सचेंज होगा, बार्टर होगा, रेलिंक्विशमेंट होगा, फिर एक्सटिंग्विशमेंट होगा। रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट मैं अभी नहीं समझा सकता, ये सबको सेम लगते हैं, लेकिन मैंने बहुत सर्च किया और इसमें फ़र्क होते हैं, लिटरली फ़र्क होते हैं। और जिन्होंने पढ़ा है, मतलब इसमें रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट में लास्ट में बताता हूँ क्या फ़र्क होते हैं, इस पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पढ़ा लेने के बाद, क्योंकि वो कोरिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रांसफर के अंदर ये सारे चीज़ आते हैं, कंपलसरी एक्विजिशन हो गए या पार्ट फुलफिलमेंट। मतलब ट्रांसफर उतने इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन, क्योंकि ये जो ट्रांसफर के डेफिनेशन है ये पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे पूरे चैप्टर्स में, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या होता है ना कि मैंने सपोज ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने इसको दिया और इस प्रॉपर्टी के बदले मैंने उससे एक छोटा प्रॉपर्टी लिया प्लस कैश भी लिया, ठीक है। सपोज मैंने अपना लैंड बेचा एक प्रमोटर को और उसको बोला तू मेरे को 2 फ्लैट देगा प्लस 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया देगा, तो ये हो गया एक्सचेंज। मतलब बार्टर जैसा तो नहीं, बट सम मतलब कुछ मॉनेटरी टर्म्स में मेरे को पैसा मिला, कुछ इन फॉर्म ऑफ एसेट मेरे को मिला, ठीक है। अब ट्रांसफर तो समझ गए। अब सबसे पहले बात आता है 2 टाइप के, ये तुम लोग सबको पता होगी कि 2 टाइप के कैपिटल एसेट होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट।
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है? अकाउंट्स भूल जाओ ब्रो, अकाउंट्स भूल जाओ, यहाँ टैक्स वर्ड है, अकाउंट्स और टैक्स आर पैरेलल, मतलब वो लोग कभी नहीं मिल सकते, ठीक है। अकाउंट्स फेयर रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव करता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के ऊपर है, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स के ऊपर है, वहीं पे टैक्स इज ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग इनकम सो दैट मैक्सिमाइजिंग टैक्स जो गवर्नमेंट ले पाएगा, ठीक है। तो एनीवेज अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है। इसमें ना तुम लोग 3 चीज़ याद रखो। देख जनरली ना शॉर्ट टर्म के लिए 36 मंथ है, 36 मंथ्स के पहले अगर तुम कुछ भी बेचते हो, 36 मंथ या उसके पहले अगर कुछ भी बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म माने जाएंगे, उसके बाद अगर तुम बेचते हो तो लॉन्ग टर्म माने जाएंगे 36 मंथ के बाद, ठीक है। लेकिन ये 36 मंथ्स के ना कुछ सब डिविजन है, ये तो 36 मंथ है लेकिन उसके 2 सब डिविजन है, रादर 3 है लेकिन मैं इसको 2 पढ़ता हूँ। अब तुम समझो कैसे। अगर कोई एसेट तुमने 12 मंथ्स या उसके अंदर बेच दिया, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स अगर तुमने बेच दिया, मतलब या तो 12 मंथ या उसके पहले कुछ एसेट है अगर तुमने बेच दिया तो वो सारे तुम्हारे शॉर्ट टर्म माने जाएंगे, लेकिन अगर तुमने 12 मंथ से ज़्यादा लगाया तो वो लॉन्ग टर्म माने जाएंगे। अब इसके अंदर क्या आता है? जुस। तुम बोले कि क्या बोल रहे हैं? अबे जुस क्या आता है, मैं बताता हूँ कैसे। अब जुस क्या होता है ना, तुम समझो व्हाट इज जुस। जुस का मतलब क्या होता है? जेड से होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स, यू से होता है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और ऐसे क्या था? एस से था लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या शेयर्स विच आर सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर ये 3 चीज़ जुस में क्या आता है? जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और लिस्टेड सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन RSE, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर ये 3 चीज़ तुम 12 मंथ्स के बाद बेचते हो तो इनको लॉन्ग टर्म माने जाएंगे, अगर 12 मंथ्स या उसके अंदर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म माने जाएंगे। सेकंड आता है 24 मंथ्स का लिमिट, कि अगर तुम 24 मंथ्स या उसके पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म, अगर 24 मंथ्स के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म। उसके अंदर क्या क्या आते हैं? उसके अंदर आते हैं 2 चीज़, लैंड एंड बिल्डिंग एंड अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है, अनलिस्टेड शेयर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो अगर इन दोनों को अगर तुमने 26 महीने बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म, अगर तुमने 24 या 24 महीने के पहले बेचा तो दिस विल बी शॉर्ट टर्म, ठीक है। इसके सिवा कोई भी है ना, सब पे 36 वर्ष का लिमिट है, सब पे तिल्ले नहीं गया। मेरे को बस ये 2 चीज़ याद रखना, अगर ये दोनों चीज़ है तो मैं लिमिट देखूंगा, कोई भी और कैपिटल एसेट दिया मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं ठीक है 36 महीना 36 महीना 36 महीना ऐसे करके मैं सम्स करने वाला हूँ, ठीक है, लिटरली। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म के लिए जनरली 36 मंथ होता है, लेकिन उसमें 36 मंथ से उससे कम रहा तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा रहा तो लॉन्ग टर्म, तो बेचा तो लॉन्ग टर्म। तो उसमें 2 डिविजन है, एक है 12 महीना या 12 महीने से कम। अगर 12 महीना या 12 महीने से कम के अंदर 3 चीज़ आता है, क्या बोलते हैं कि जुस। तुम लोग लिख के रखना चाहते हो, लिख के रखो, बहुत कम आएंगे ये सब, जो सब छोटे छोटे ये होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं लास्ट की तरफ, क्योंकि याद नहीं कर सकते भाई इतने चीज़। तो जुस में अंदर क्या आता है? जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड इन RSE, ठीक है। उसके बाद आते हैं 24 मंथ्स के बैरियर। 24 मंथ के बैरियर में क्या है कि अगर तुमने 24 मंथ्स या उसके पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, अगर 24 मंथ्स के बाद बेचा, 24 मंथ 30 डेज बाद या 24 मंथ 20 डेज बाद भी बेचा तो वो लॉन्ग टर्म माने जाएंगे। उसके अंदर 2 एसेट्स आते हैं। व्हाट आर दो 2 एसेट्स? दोस 2 एसेट्स आर लैंड एंड बिल्डिंग एंड द सेकेंड वन इज अनलिस्टेड शेयर्स। इसके सिवा जो भी आएंगे सब पे 36 मंथ्स के बाद अगर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म वरना शॉर्ट टर्म। आई होप आई मेड माई सेल्फ कंप्लीटली क्लियर। अच्छा एक और चीज़ है, अगर हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग को बेचते हैं ना तो लैंड का अलग कंप्यूटेशन होगा एंड बिल्डिंग का अलग कंप्यूटेशन होगा, क्योंकि दीज आर 2 डिफरेंट कैपिटल असेट्स। ओके, रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, दीज आर 2 डिफरेंट कैपिटल असेट्स, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद आती है फॉर्मेट। व्हाट इज द फॉर्मेट? अब पता नहीं मैं तुम लोग को दिखेगा या नहीं, शायद लैटरल इन्वर्जन के लिए ऐसा दिखेगा। दिस इज द फॉर्मेट, लैटरल इन्वर्जन हो रहा है, फिजिक्स के टर्म्स है ब्रो, रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन मतलब वो उल्टा दिखता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ सेक्शन 48 में ना कंप्यूटेशन के तरीके दिए हुए कि हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं FVOC। व्हाट इज FVOC? भाई क्या बोल रहा है तू? FVOC मतलब होता है कि हमको कितना रियलाइज होने वाला है उस चीज़, उस एसेट, उस पर्टिकुलर एसेट को हम लोग अगर बेचेंगे तो हम लोग को क्या रियलाइज होगा। FVOC का फुल फॉर्म है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब अगर मैं इस एसेट, कोई भी सपोज ये बिल्डिंग अगर मैं बेचता हूँ तो मेरे को जो रियलाइज होगा उसको बोलेंगे हम लोग FVOC।
ठीक है, जो मेरा रियलाइजेशन होगा उससे हम लोग माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस। व्हाट इज ट्रांसफर एक्सपेंसेस? ट्रांसफर, जैसे तुम सोचो अगर तुम कुछ सेल करोगे, जैसे आज मैंने इन्वेंट्री पढ़ा, तो अगर तुम इन्वेंट्री बेचते हो, सपोज तुमने तुम्हारा एक स्टॉक इन ट्रेड है, ये इन्वेंट्री है, ठीक है, तुम इसको बेच रहे हो, सपोज कैलकुलेटर को 500 रुपये में बेचोगे, ठीक है, पर इसको बेचने के लिए ना तुमको 2% कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है, तो 10 रुपया तुमको कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुमको 10 रुपया कमीशन देना, तो इसका सेलिंग, तुम्हारे पास नेट सेलिंग प्राइस, तुम्हारे पास नेट सेल प्राइस कितना है? 500 नहीं, 490, क्योंकि वो तो तुमको देना पड़ेगा, उसकी मैंने बिकेगा ही नहीं। तो उसी तरह कोई भी एसेट बेचने के बाद ना कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग को इनकर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सेल दोस एसेट, ठीक है। तो उन ट्रांसफर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, उसको माइनस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे NSC, नेट सेल कंसिडरेशन। इसके ऊपर कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल पॉकेट में आया हुआ पैसा है, 500 रुपया नहीं, 10 रुपया माइनस करूंगा, क्योंकि वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस लगने ही वाले, उसके बिना होगा ही नहीं, बेच ही नहीं पाऊंगा मैं। तो उसके बाद मेरे पास आता है नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन से हम लोग लेस करते हैं COA एंड COIA। अब COA क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और COIA क्या है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। COI कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, तुम समझो, ये जो मैं बेच रहा हूँ 500 में, इसको खरीदने का भी तो कॉस्ट लगा होगा, अक्वायर करने का भी तो कुछ कॉस्ट लगा होगा, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर मैंने इसको 490 पे बेचा और मैंने इसको खरीदा था 100 रुपया पे, सिर्फ 200 रुपया पे, ठीक है, तो मेरा एक्चुअल अर्निंग्स कितना है? सिर्फ 290, क्योंकि 200 रुपये तो कॉस्ट था, तो इसलिए इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करना पड़ता है, प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सपोज मैंने इसमें फूल लगाया, कलर किया, ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने पिंक कलर किया, वाइट, कुछ भी कलर किया भाई, तो वो इम्प्रूव किया उस चीज़ को और एनहांस किया और अच्छा बनाया, तो जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इट विल ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ माई कॉस्ट, तो उसको भी लेस कर देंगे। समझ आ रहा है? तो ये सब करने के बाद मेरे पास एक्चुअल कैपिटल गेन्स कितना हुआ वो आएगा। सपोज 510 की कैलकुलेटर थी, 10 रुपया ट्रांसफर कॉस्ट, तो बचा 500, 200 रुपया एक्विजिशन, तो लेस कर देंगे तो बचा 300, 100 रुपया इंप्रूवमेंट कॉस्ट, तो 100 रुपये भी माइनस कर देंगे तो 200 रुपये का कैपिटल गेन है जो टैक्सेबल होगा, ठीक है। आई मेड माई सेल्फ कंप्लीटली क्लियर। अब ये जो COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, COI है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों के कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस नहीं बोलूँगा, प्रोविजियो। अगर तुम लोग लॉ पढ़ेंगे तो प्रोविजियो मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट, एक्सेप्शन सी, ठीक है। तो 7th प्रोविजियो, ये याद रख सकते हो, नहीं रखोगे तब भी चलेगा, बट रख सकते हो, मतलब ईजी है। 7th प्रोविजियो क्या बोलता है ना कि अगर सपोज मैंने कोई एसेट 2010 में खरीदा था और मैं उसको 2023 में बेच रहा हूँ, और मैंने 2010 में उसको 1000 रुपये का खरीदा था और आज मैं उसको 25,000 का बेच रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बोला तू 1000 रुपये में खरीदा, 25,000 में बेचा, तेरा कुछ ट्रांसफर कॉस्ट लगा? मैं बोला नहीं, मैं खुद ही बेच दिया, तो ट्रांसफर कॉस्ट नहीं लगा, जम्पशन मान लेते हैं, ट्रांसफर कॉस्ट नहीं लगा। गवर्नमेंट बोला 1000 रुपया माइनस कर क्योंकि तेरा कॉस्ट है, और 24,000 और 25,000 रुपये पे तू आज बेच रहा है, तो 24,000 रुपये कैपिटल में पैसा दे। मैं बोला एड़े हो क्या? मतलब भाई तुम सोचो, मैं जब 2010 में वो 1000 रुपया का जो परचेजिंग पावर था वो क्या था, और आज 1000 रुपया के लिए क्या है, ठीक है। तो परचेजिंग पावर चेंज हो रहा है भाई, इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट तू क्या ले रहा है, मतलब ऐसे लेके आ जाएगा क्या? मतलब मैं वही बोला गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बोला अरे हाँ ये तो सही बोल रहा है। तो मैं बोला मेरे ऐसे लोगों की तुम्हें ज़रूरत है, तुम सुनो मैं क्या बोलता हूँ। तो मैंने बोला तुम इंडेक्सेशन अप्लाई करो। हम लोग फाउंडेशन में थे कि इंडेक्सेशन क्या होता है ना, कि इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करके उसको, इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करते बेसिकली टू नो द एक्चुअल कॉस्ट, जो उस टाइम अगर 1000 रुपये लगा था तो उस 1000 रुपये का आज का वैल्यू क्या है, इंडेक्सेशन से ये करना मिलेगा। तो गवर्नमेंट बोला तू कब बेच रहा है, 2023 में? मैं बोला हाँ। कितने में बेच रहा है? 25,000। गवर्नमेंट तो खरीदा कब था? 2010 में, 13 साल हो गए। मैं बोला हाँ। बोला इंडेक्सेशन लगा। मैं बोला इंडेक्सेशन? बोलता है उस 1000 की आज की वैल्यू कंसिडर कर, वो सारे कुछ दिए होंगे, ठीक है, कि इस साल का इंडेक्सेशन कितना है, और वो फार्मूलाज अब तो बता नहीं सकता, पर फिर भी बता देता हूँ, जो भी तेरा अमाउंट रहेगा ना, इनटू इस साल का इंडेक्सेशन का जो वैल्यू दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय उस साल का इंडेक्सेशन। कॉमन सेंस है, 1000 रुपया का उस साल का वैल्यू कितना है, 1 रुपया का वैल्यू निकाल लेंगे डिवाइड करके, इनटू आज का कितना वैल्यू होगा उससे इनटू कर देंगे इंडेक्सेशन वाला, तो आ जाएगा, ठीक है। एक कॉमन सेंस है, ये तो आना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर ये वीडियो बनाया तो कमेंट करके बताओ, उसके बिना तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि इंडेक्सेशन लगाने के लिए गवर्नमेंट ने 7th प्रोविजन में अलाउ किया कि कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तुमने जो बहुत साल पहले किया था तो उसका वैल्यू आज चेंज होगा, तो तुम अप्लाई करो और उसका आज का कॉस्ट लेके आओ। सपोज मैंने इंडेक्सेशन लगाया और मेरा कॉस्ट रहा था 14,000 रुपया या चल 15,000 रुपया, मैंने सेल 25 पे किया तो सिर्फ 10,000 का कैपिटल गेन देना होगा। अगर मैं इंडेक्सेशन लगा तो 24,000 का देना पड़ता, अभी सिर्फ 10,000 का देना पड़ा, 14,000 का सेविंग भाई, समझ रहे हो। उसी तरह कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी उस टाइम किया, उस टाइम अगर 500 रुपया लगा तो उस 500 रुपये का वैल्यू उस 500 रुपये थोड़ी, उस 500 रुपये का वैल्यू हो सकता है 2,000 रुपया हो, तो मेरे को आज का उसका वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल। अच्छा, मैं जो फॉर्मूला बोल रहा था मेरे को ऐसे याद है, मेरे को टर्म्स में याद है, तो मैं यहाँ पे बुक पे मेरे साफ साफ लिखा है COA ICO है, आई मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या ICOI मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। का मतलब क्या होता है कि तेरा जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगा इनटू इंडेक्सेशन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब तू जिस साल ट्रांसफर करेगा ना उस साल का तेरा क्या इंडेक्सेशन है, डिवाइडेड बाई तेरा जिस साल तूने खरीदा था उस साल का इंडेक्सेशन। एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट जिस साल तू किया था ना उस साल का एक्विजिशन का कॉस्ट मतलब इंडेक्सेशन कितना है। सपोज तू सोच तेरा तू जो कॉस्ट लगाया था ना उस साल वो सपोज 1,000 रुपया था और आज 2023-24 चल रहा है, सपोज मैं मानता हूँ कि इस साल का CI मतलब तेरा इंडेक्सेशन वाला जो है पार्ट वो तेरा सपोज चल रहा है 300 रुपया, 300, ठीक है। मतलब 1 रुपया जो उस टाइम लगाया था उसका आज का वैल्यू 300 रुपया हो गया, ठीक है। मतलब उस टाइम का 1 रुपया आज का 300 रुपये के बराबर, ठीक है। उसी तरह उस साल का इंडेक्सेशन सपोज था, मैंने अगर 1,000 रुपया लगाया था और उस साल का इंडेक्सेशन सपोज था मैं मान लेता हूँ 100 रुपया, मतलब उस टाइम मतलब किसी ना मतलब उस टाइम को जो इंडेक्सेशन का वैल्यू था वो 100 रुपया था और मैंने आज 1,000 रुपया लगाया, तो मैं क्या करूँगा 1,000 डिवाइडेड बाई उस साल जिस साल मैंने एक्वायर किया है, जिस साल मैंने इंप्रूवमेंट किया, डिवाइडेड बाई 100 इंटू इस साल के इंडेक्सेशन का वैल्यू कितना है 300 इंटू 300, तो मेरा 3,000 नहीं होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर 1,000 रुपया लगा तो आज का वैल्यू 13 साल बाद उसका वैल्यू 3,000 रुपया होगा, ठीक है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। मेरे को लगता है मक्खन जैसा क्लियर होना चाहिए ब्रो, ये सब चीज़ तो मक्खन जैसा, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मतलब तारीफ तो बनता है। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट नीड टू हैव सम वाटर फॉर 2 मिनट्स। यस, हो गया, पानी मिला ही नहीं है भाई, मैं लेके नहीं आया रात को यार, कौन जाएगा नीचे छोड़। एनीवेज, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस के ना कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, इसके बाद हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे, उसके बाद दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटल गेन्स। बाकी आई विल रिकॉर्ड टुमारो एंड अपलोड इट इन 2-3 डेज, ठीक है। तब तक इतने रिवाइज करो, बाकी मैं भेजता हूँ। मेरे सारे मत बैठो यार, मतलब हाँ मेरे सारे बैठो भाई, व्यूज़ आएंगे, लाइक वाइक आएंगे, फेमस होऊंगा तो। बट एनीवेज, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले केस आता है ना कि जो इनटैंजिबल एसेट्स वगैरह होते हैं लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारे कुछ चीज़ें जैसे राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सपोज टैक्स विद साहिल का मैंने क्लासेस खोला, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये मेरा नाम है, मैंने CA कंप्लीट करने के बाद पढ़ाना शुरू किया, वैसे मैं अभी से करवा रहा हूँ, पढ़ा तो नहीं रहा, बस रिवीजन ले रहा हूँ। सपोज टैक्स विद साहिल का एक इंस्टीट्यूट है जिसका मैंने पढ़ाना शुरू किया टैक्स, ठीक है। मैंने 5 साल पढ़ाया और मैं सोच रहा हूँ भाई अब तो बहुत इस्टेब्लिश हो गए, 1200-1300 मतलब 3-4 हज़ार स्टूडेंट तो ऐसे ही मिलता है मेरे को, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब तो मेरा ब्रांड वैल्यू वगैरह बन गया है, अब मैं ना अपना नाम किसी और को दूंगा और बोलूँगा उस पर तू भी पढ़ा सकता है कोई और सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब मैं अपना फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ, ठीक है, फ्रेंचाइजी टाइप दे रहा हूँ। तो एक बात बताओ, मैंने अपना गुडविल बेचा, अब मैंने जब अपना गुडविल ट्रांसफ़र किया, ठीक है, मैंने उसको यूज़ करने का राइट दिया, तो उसने मेरे को सपोज 5 करोड़ रुपया दिया, तो मेरा FVOC क्या आ गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 करोड़। अब तुम बोलोगे, मैं बोलूँगा मेरा ट्रांसफर एक्सपेंस तो कुछ लगा नहीं क्योंकि मैंने उसको बस ऐसे बोला यूज़ कर ले भाई। मैं बोलूँगा गवर्नमेंट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूँगा, गवर्नमेंट बोलेगा किस चीज़ का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब नाम तेरा बनाया भी तूने और तेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है। मैं बोला तू, फिर गवर्नमेंट में से पूछा तू टैक्स पढ़ा रहा है, तू मेरे को बता तू क्या टैक्स टीचर बनेगा, ये तेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। मैं संतोष में बोला है भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कुछ है नहीं, क्योंकि तुम समझो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो ही नहीं सकता। उसी प्लेस पे मैंने जिसको दिया, सपोज पर्सन एक्स को मैंने अपना गुडविल दिया, उसको 5 करोड़ रुपया पड़ा और उसने उसको 5 साल यूज़ करके
उसने मेरे से परमिशन लेके उसको आगे बेचा, ठीक है, और उसने उसको 20 करोड़ में बेचा, तो उसका तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 करोड़ है, क्योंकि उसने मेरे से 5 करोड़ में खरीदा मेरा नाम। लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अपना नाम क्रैच से बनाया। तो मेरे लिए कुछ दो केसेस हो सकते हैं। एक, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ नहीं होगा। अगर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, खरीदा वो गुडविल है, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स की बात। अब आती है बोनस शेयर्स की बात। बोनस शेयर्स में ना, पहले मैं तुमको बताता हूँ 1/4/2001 के ऑन, मतलब 1/4/2001 एंड उसके बाद से क्या प्रोविजन है। 1/4/2001 की बाद से जो भी बोनस शेयर हम लोग को मिलते हैं ना, तो बोनस शेयर तुम लोग को पता होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मिलता है। इट इज़ असाइन टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके लिए हम लोग को कोई एडिशनल एक्सपेंसेस पे नहीं करना पड़ता। इट इज़ नॉट राइट इशू, इट इज़ बोनस इशू, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला तो इसको बेच रहा है ना, मैं बोला हाँ मैं बेचूंगा इसको। तो गवर्नमेंट बोला तेरा कॉस्ट लगा, टैक्स पर्पस हो रहा, अकाउंट्स नहीं हो रहा, ठीक है। अगर तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन AS 13 बढ़ गया हो तो भूल जाओ, टैक्स का बात चल रहा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट बोला, मैं गवर्नमेंट को बोला भाई मेरा कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो है ही नहीं, बट मेरा FVOC है। तो गवर्नमेंट बोला, मैं बोला नहीं मैं ऐसे इतना टैक्स कैसे दूंगा भाई, मेरे पास 200 बोनस शेयर आए, मैं बेचूंगा साला, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है तो पूरा टैक्स लेगा भाई मेरे पे। तो गवर्नमेंट बोला मेरे इधर ऐसा ही होता है, 2/1/4/2001 या उसके बाद अगर तेरे को बोनस शेयर मिलता है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल, 0। लेकिन वही चीज़ अगर तेरा 1/4/2001 के पहले है, ऑन नहीं बोला, पहले, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ना वो होगा FMV। क्या होगा? FMV, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दैट डेट, ठीक है। वापस बोलता हूँ, बोनस शेयर के केस में अगर 1/4/2001 के पहले तुम्हें मिला है, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो होगा FMV। लेकिन अगर 1/4/2001 या उसके बाद मिला है तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा फॉर बोनस शेयर विल बी निल, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब ये सब तो हुआ। अब वो जो टैक्सेबल होगा ना, मतलब वो कब से काउंट होगा? जिस दिन से मेरे को वो अलॉटमेंट हुआ, मतलब उस दिन तक हम लोग, मतलब जिस दिन मेरे को वो ट्रांसफर होगा ना उस दिन को मानेंगे डेट ऑफ अलॉटमेंट को हम लोग मानेंगे कि वो बोनस शेयर मेरे को ट्रांसफर हो गए, ठीक है। अब राइट शेयर्स की बात आते हैं। राइट शेयर क्या होता है? इट्स नॉट सिमिलर टू बोनस इशू, बस राइट शेयर्स पे बोनस इशू फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन राइट शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते। राइट शेयर्स आर गिवन टू अस एट अ कंसेशनल रेट फ्रॉम द मार्केट प्राइस। अब राइट शेयर्स में बहुत कुछ हो सकते हैं। राइट शेयर सपोज मेरे को मिला और मैं पुनीत सुपरस्टार को, ठीक है, पुनीत सुपरस्टार को मैं अपना बोल रहा हूँ राइट इशू रिनाउंस करूँगा। अगर तुमने AS 13 पढ़ा तो रिनाउंसमेंट होता है कि मतलब मेरे को यूज़ नहीं करना, मेरे को नहीं खरीदने का, मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे को नहीं खरीदने का, मेरा मन, तो मेरे को जो राइट मिला ना मैं वो किस पुनीत सुपरस्टार को दे दूंगा, वो डायरेक्टली खरीद सकता है कंपनी से, कोई दिक्कत नहीं है, एज अ कंसेशनल रेट, ठीक है, कंपनी को पैसा देके। अब तुम एक बात समझो, राइट इशू आया, राइट इशू आने के बाद अगर मैं उस राइट इशू को खरीद लेता हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं जिस दिन बेचूंगा उस राइट शेयर्स को तो FVOC जो उस दिन मैं बेचूंगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो अमाउंट मैंने कंपनी को पे करेगा वही मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, नॉर्मल सा बात है। लेकिन दिक्कत कहाँ आता है कि अगर उस राइट शेयर को मैंने रिनाउंस कर दिया, अब अगर मैंने रिनाउंस किया, ठीक है, तो मेरे को वो आदमी कंसिडरेशन देगा और मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने खरीदा ही नहीं, मैंने तो बस लिया से रिनाउंस कर दिया, तो फुल वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज मेरे को 100 शेयर मिले और एक शेयर का दाम सपोज 10 रुपये था, तो मैं 10 रुपये में पुनीत सुपरस्टार को बोला तू ले ले, ठीक है, तो पुनीत सुपरस्टार मेरे को 1000 रुपया दिया, तो मेरे लिए 1000 रुपया पूरा FVOC और ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। पुनीत सुपरस्टार शेयर लिया मेरे से 1000 रुपया में, अब उसको कंपनी को भी पेमेंट करना था। कंपनी हर शेयर को मार्केट वैल्यू सपोज 100 रुपया था, कंपनी 50 रुपये में इशू किया, ठीक है, 100 शेयर्स, तो 5000 का शेयर्स था, उसने कंपनी को 5000 रुपया दे दिया। तो जिस दिन उसको मिल जाएगा कंपनी से, जिस दिन वो 5000 रुपया देगा उस दिन उसको अलॉटमेंट हो जाएगा, जिस दिन उसको अलॉटमेंट होगा शेयर्स उसके नाम पे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि पुनीत सुपरस्टार जब इस चीज़ को बेचेगा, इस शेयर्स को बेचेगा, तो उसके केस में FVOC तो जो वो बेचेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी सेल वैल्यू, जो भी उसको इनकम होगा बेच के वो होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबसे पहला चीज़ उसने जो कंपनी को पेमेंट किया 50 रुपया 5000 रुपया 100 शेयर के लिए, वो प्लस उसने मेरे से भी तो दिया, मैंने ही तो उसको राइट दिया, तो उसने मेरे को ही पेमेंट किया, तो मेरे को जो उसने 1000 रुपया पेमेंट किया दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब उसके लिए द प्राइस पेड टू द कंपनी प्लस
द रिनाउंसमेंट प्राइस, द रिनाउंसमेंट मनी विच ही पेड टू मी, ये दोनों होंगे। और मेरे लिए तो कोई कॉस्ट था ही नहीं, अगर मैं इसको खरीद लेता तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता, जिस दिन मैं बेचता फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस जिस दाम पे मैंने खरीदा, लेकिन मैंने खरीदा नहीं, मैंने यार अनाउंस किया। तो उस केस में उसके हाथ में क्या क्या होगा, मैं वापस बता रहा हूँ, उसने जो कंपनी को पेमेंट किया प्लस द अनाउंसमेंट मनी विच ही पेड टू मी, दोनों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेंगे और दोनों डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ है, टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ परचेज, बकवास बकवास सब हो गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक मैंने। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा हाँ, मैंने ना एक गलती किया था, वो जो मैंने COI का बात बताया ना, COI और COA, दैट इज नॉट द सेवेंथ प्रोविजन, दैट इज जो इंडेक्सेशन अप्लाई होता है ना, दैट इज सेकेंड प्रोविजन, सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 48। सेवेंथ प्रोविजो टू 48 क्या है, सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन 48 जो चार्ट था कि FVOC माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस नेट सेल कंसिडरेशन, उससे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे, उसके बाद आएगा। तो उसमें सेकंड जो प्रोविजो है ना वो बताता है, जो सेकंड प्रोविजो ICOA है, मतलब इंडेक्सेशन वाला पार्ट है। सेवेंथ प्रोविजन, अरे सेवेंथ तो सेकंड इतना कंफ्यूजिंग हो जाता ना, तो सेवेंथ प्रोविजन क्या बताता है कि तुम जो STT पे करोगे ना, STT होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर तुम स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड करते हो, तुम इंट्राडे करो, तुम लॉन्ग टर्म में कुछ बाई शेयर्स करो, सब पे STT करता है, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो मार्केट लेता है। ठीक है, इट इज़ आई डोंट नो मे बी 0.5% कुछ भी लेता है, मेरे को नहीं पता, जो भी वो अमाउंट लेता है STT, वो हम लोग अपने FVOC से डिडक्ट नहीं करेंगे, दैट इज द टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। अब मैं बोलूँगा मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, मैं डिडक्शन लूँगा, मारेगा देखो 2 थप्पड़, बोलेगा पगला है क्या तू, टैक्स पे किया तो टैक्स का डिडक्शन लेगा, जूता चप्पल हाथी घोड़ा ऐसे फेंक के मारेगा, पगला है क्या। ठीक है, तो आई मेड माई सेल्फ क्लियर। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने अभी तक क्या बताया, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, ये सब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह है, इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर सेल्फ जनरेटेड है तो निल, और अगर जैसे उसने मेरे एग्जांपल में किसी और ने मेरे से लिया तो मेरे को जो पैसा दिया उसका वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। बोनस शेयर के केस में अगर 1/4/2001 या उसके बाद है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल, लेकिन अगर 1/4/2001 के पहले है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी FMV मतलब फेयर मार्केट वैल्यू जो इस दिन का रहेगा। राइट शेयर के केस में क्या होगा, राइट शेयर के केस में होगा कि मेरे को जो शेयर्स मिले, ठीक है, मैंने उस राइट को अपने लिए खरीद लिया, तो मेरे लिए जो मैंने कंपनी को पैसा दिया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर उस राइट को मैंने यूज़ नहीं किया और मैंने रिनाउंस कर दिया, मतलब मैंने पुनीत सुपरस्टार को बोला कि तू मेरे बदले खरीद ले, मैंने पैसा में कोई इंटरेस्ट भी नहीं, तो पुनीत सुपरस्टार मेरे को 1000 रुपया दिया रिनाउंसमेंट मनी, और वो कंपनी को 50,000 रुपया दिया, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 1000 जो मेरे को दिया प्लस कंपनी को जो पेमेंट किया, पेमेंट टू कंपनी प्लस रिनाउंसमेंट राइट पेज टू द मतलब ओनर। ठीक है, समझ गए, दिस इज ऑल। अब वेरी इंपॉर्टेंट मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है आज के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तब कंटिन्यू करूँगा। सेक्शन 45(1) में मैंने एक बात बोला था कि जिस साल हम लोग, मैं वापस पूरा रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट और गेन ऑन टैक्स और प्रॉफिट और गेन ऑन ट्रांसफर हमने पढ़ लिया, ऑफ कैपिटल एसेट हमने पढ़ लिया, विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड्स कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, इन द ईयर विच ट्रांसफर टुक प्लेस, मतलब जिस साल मैंने ट्रांसफर किया उसी साल कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके 4 एक्सेप्शंस हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोला। हो सकता है ऐसे कुछ कंडीशंस है जहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है, गवर्नमेंट ने खुद बताया कि ऐसे 4 कंडीशन है कि जिस साल तूने ट्रांसफ़र किया उस साल तेरे को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये कुछ 4 कंडीशंस हैं, मैं तुमको, मेरे को याद है, मतलब क्या रटा हुआ है भाई मेरा ये। एक है 45(1)(a), एक है 45(5), एक है 45(5)(a), एक है 45(2). तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 45(1)(a). ईजी है क्योंकि लाइन से जाएंगे। 45(1)(a), 45(1)(a) डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है कि ऐसे होता, ऐसे क्या होगा ना, मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाऊँगा, अंदर डीप नहीं जाना की कोशिश करूँगा, क्योंकि रिवीजन वीडियो, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी रिवाइज करने का है, किसी को इंटरेस्ट है मेरे कॉन्सेप्ट सुनने में ना मेरे को सुनाने में। एटीट्यूड। एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ। तो
45(1) क्या होता है ना, डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। 45(1) बोलता है कि अगर तुम्हारा फैक्ट्री है और उसमें आग लग गया तो तुमको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो मैं बोलूँगा भाई मेरे फैक्ट्री में आग लग गया, मैंने तो कुछ बेचा भी नहीं भाई, मेरे को बस इंश्योरेंस क्लेम मिला। गवर्नमेंट बोला मेरे को नहीं पता, तू टैक्स दे, तेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिला तू टैक्स देगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन्स इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं गवर्नमेंट को बोला अरे यार ऐसे कौन, मैं बोला मेरे इधर ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट बोला मेरे इधर ऐसा ही होता है। तो 45(1) इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन केस। डिस्ट्रक्शन 45(1) में क्या बताता है, इंश्योरेंस क्लेम का बात बताता है कि अगर ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, फायर वगैरह, फ्लड वगैरह के लिए तेरा स्टॉक का डिस्ट्रक्शन हो गया या ठीक है, तो और उससे तेरे को जो भी तेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिला, ठीक है, दैट विल बी अंडर दी हेड कैपिटल गेन, और उसको हम लोग टैक्स करेंगे। अब टैक्स कब करेंगे वो समझो, जिस साल मेरे को इंश्योरेंस क्लेम, जिस टाइम, देख ट्रांसफ़र तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस साल जला उस साल नहीं, जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ ना, सपोज मेरे को मेरा डिस्ट्रक्शन हुआ 19-20 में, लेकिन मेरे को पैसा मिला 20 सपोज 22-23 में, तो 2 साल बाद मेरे को, मेरा डिस्ट्रक्शन कब हुआ 19-20, पैसा कब मिला 22-23, तो 2-3 साल बाद मेरे को जो पैसा मिल रहा है, मैं बोला, गवर्नमेंट बोला ए भाई डिस्ट्रक्शन हुआ कब 19-20, बोला ट्रांसफ़र पैसा पैसा, मैं बोला भाई मेरे पास है ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी दिया ही नहीं तो मैं कहाँ से पैसा दूँ। गवर्नमेंट बोला हाँ सही बोल रहा है, तो इसको डालेंगे 45(1) के एक्सेप्शंस में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि उस साल हम लोग, जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ उस साल पैसा नहीं लेंगे, जिस साल हम लोग को एक्चुअली क्लेम मिलेगा ना इंश्योरेंस कंपनी से, उस साल हम लोग पैसा लेंगे। ये तो क्लियर होगा। इस पे एक झोल है, इस पे झोल क्या है ना कि मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी लगा होगा, तो उसको तो मैं लेस करूँगा, क्योंकि मैं जो स्टॉक खरीदा था उसको खरीदने में कुछ खर्चे हुए होंगे, तो उसको खरीदने में जो खर्चे हुए होंगे ना, उस खर्चे को मेरे को डिडक्ट करना पड़ेगा। अब वो खर्चा मैं बोलूँगा जिस साल मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिला उस टाइम तक मैं इंडेक्सेशन लगाऊंगा, या जिस साल मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया उस साल तक लगाऊंगा। कॉमन सेंस का बात है ब्रो, जिस साल मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ मैं उस साल तक ही इंडेक्सेशन लगाऊंगा ना। सपोज मैंने वो चीज़ 2010 में खरीदा था, 2019-20 में आग लगा, डिस्ट्रॉय हो गया, ट्रांसफर वाले डेफिनेशन में, मतलब ट्रांसफर उस साल गवर्नमेंट मान गया, गवर्नमेंट बोला इस साल तू टैक्स मत दे, जिस साल तेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो उस साल टैक्स दे। मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिला सपोज 2 साल बाद 23-24 में, ठीक है, 2-3 साल बाद जो भी होता है, 23-24 में मेरे को मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट बोला जिस साल तेरे को मिलेगा उस साल तू देगा। तो मैं बोला मैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस करूँगा 20, जिस साल मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिला उतना दूर, तो गवर्नमेंट बोला चाटा मारूंगा। बोला, मैं बोला क्यों, बोला तो क्या टैक्स पड़ेगा रे, तू टैक्स पड़ाएगा। मैं बोला हाँ, बोला सुन मैं तेरे को बताता हूँ। गवर्नमेंट मेरे को बोला, तो गवर्नमेंट में वो क्या बोला ना कि तेरे पास स्टॉक कब तक था, मैं बोला 19-20, आग कब लगा 19-20, स्टॉक एग्जिस्ट कब तक करता था 19-20, तो बोला साले जब 19-20 तक तेरे पास स्टॉक एग्जिस्ट करता था तो तू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी तो 19-20 तक लगाएगा। मैं बोला अरे हाँ भाई लॉजिक है ब्रो। तो ये चीज़ याद रखना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम लोग कब तक लाएंगे, टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, नॉट व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड ना, टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, उस टाइम तक हम लोग वो लगाएंगे, ठीक है। ये सब हो गया, पहला हो गया 45(1) है। 45(1) के बाद आता है 45(2). 45(2) क्या है, 45(2) इज कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू, मतलब अब तो इसको सॉरी कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ 45(2) बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब क्या होता था ना, पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ छोटा सा है। अब क्या होगा ना, मैं बताऊंगा, मेरे को हम लोग ने क्या पढ़ा कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में, कि कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में आ रहा था कि स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट 2/14 के हिसाब से मैंने एक्सेप्शन से बताया। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कैपिटल एसेट है सपोज प्रॉपर्टी, मैं बना दूंगा उसको स्टॉक इन ट्रेड, मैं बोलूँगा स्टॉक इन ट्रेड है कैपिटल एसेट नहीं, मैं घंटा टैक्स नहीं दूंगा। गवर्नमेंट वाला तो सियाना बन रहा है, गवर्नमेंट को ये चीज़ लेट समझ आया, और जब समझ आया गवर्नमेंट ने दिया बम्बू। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने हमें बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, सुन तेरा कैपिटल एसेट था, तूने इसको क्या किया, तूने इसको स्टॉक इन ट्रेड पे कन्वर्ट किया। मैं बोला हाँ ये तो स्टॉक इन ट्रेड है, मैं टैक्स नहीं दूंगा। मारेगा चुप सुन पूरा। तो मैं बोला ठीक है बताओ। तो गवर्नमेंट बोलता है तू जिस साल उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेगा उस साल तेरे को कैपिटल गेन तेरा कंप्यूट करेंगे, ठीक है। मैं बोला है मेरा तो स्टॉक, मैं बोला ना 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 ऐसे तो जोल करेगा, सब बोलेगा स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड, उसमें से साला 90 आदमी, मतलब 90 आदमी झोल करेंगे, 10 आदमी अच्छे, मैं 10 आदमी को थोड़ी देखूंगा, मैं अपने 90 आदमी को थोड़ी पॉकेट
मतलब मैं अपना मैं सी बैठा हूँ क्या, मैं क्यों अपना नुकसान कर रहा हूँ? तो गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज कर दिया, बोला तुम अगर अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे तो उसको हम लोग ट्रांसफर मानेंगे, ट्रांसफर की डेफिनेशन में मानेंगे और उस पर टैक्स लेंगे। मैं बोला ठीक है, अब बताओ क्या करना है, डिटेल बताओ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ये कैसे है, ये सब कैसे होगा। तो गवर्नमेंट बोला सुन, तू टैक्स किस साल देगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि 45(1) का एक्सेप्शन, तो मैंने सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। ज़रूरी है कि मैंने इस साल किया 2020 में कन्वर्ट किया एक कुछ भी कोई भी चीज़, ठीक है, वो 2020 में बिके, हो सकता है वो 2022-23 में बिका 1-2 साल बाद। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, तू कंप्यूट करके रख, उसी साल तेरा ट्रांसफ़र होगा और कन्वर्जन पे जो तू एक कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में लाया ना, वो जो कन्वर्जन किया उस पर तेरा कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन तू उस साल पेमेंट मत करना। जिस साल तेरा ये जो सामान जो स्टॉक इन ट्रेड में तू कन्वर्ट किया वो बिकेगा ना, उस साल तू पेमेंट करना, क्योंकि उस साल तेरे पास पैसा आएगा। मैं बोला चलो कुछ तो रिलीफ दिया, मैं तो बोला भाई इसी साल लेगा, रिलीफ कुछ नहीं दिया लेकिन चलो कुछ तो दिया। तो गवर्नमेंट इसमें बोला कि कैलकुलेशन के तरीके हैं। सबसे पहले चीज़ ना कि मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मेरे पॉकेट में तो कुछ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट बोला मेरे को नहीं पता, पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा मतलब। मैं बोला अरे भाई मेरे को कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो गवर्नमेंट बोला तिल्ले नहीं, तू सपोज इस कैलकुलेटर को मैं इसको कैपिटल एसेट मान रहा हूँ, अगर मैं इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सपोज इसका आज का वैल्यू 1 करोड़ रुपये है एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका आज का वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपये है, तो गवर्नमेंट बोला इसका FBOC, क्योंकि कैपिटल गेन कब निकलेगा, जब FBOC से नेट सब कुछ वो फॉर्मेट 48 का मैंने फॉर्मेट बताया ना, 48 जब भी मैं 48 बोलूँगा तो फॉर्मेट समझ जाना। 48 का फॉर्मेट क्या है, FBOC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज द केस में भी, या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज द केस में भी करके मेरा कैपिटल गेन आता है। तो उसी तरह 48 में क्या बोला कि तेरा FBOC क्या होगा ना, इस कैलकुलेटर का मतलब FMV फेयर मार्केट वैल्यू। तो मैं बोला फेयर मार्केट वैल्यू, बोला हाँ इसका 1 करोड़ का फेयर मार्केट वैल्यू है। मैं बोला हाँ, तो गवर्नमेंट बोला फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर कर, ये इससे तेरा कैपिटल गेन निकलेगा। तो मैं बोला ठीक है 1 करोड़ रुपया। फिर मैं बोला एक सेकंड, इसको खरीदने में मेरे पैसे लगे, मैंने 10 लाख पे खरीदे थे इस एसेट को। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, मैं बोला 10 साल हो गए उसको खरीदे हुए। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, तू इंडेक्सेशन भी लगा। तू इंडेक्सेशन कब तक लगाएगा, जिस तारीख तक, जिस ईयर में तूने इसको कन्वर्ट किया इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उस साल तक। जैसे इंश्योरेंस केस में क्या था, जिस साल तेरा डिस्ट्रक्शन हुआ उस साल तक ही तू इंडेक्सेशन करेगा। उसी तरह यहाँ पे जिस साल तूने इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया उस साल तक तू इंडेक्सेशन लगाएगा। ये सब करके तेरे कैपिटल गेन आएंगे। उसके बाद तू PGBP में लेके जाएगा इसको, क्योंकि ये तेरा स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड PGBP में चला गया। तो जैसे ये PGBP में जाएगा ना, याद रखना जैसे ये PGBP में गया उसके बाद तू सेल करेगा, FBOC माइनस COA करेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा समझ, तूने जो FBOC लिया था इस कैलकुलेटर को कन्वर्ट करते टाइम, तुझे जो इसका FBOC क्या लिया था 1 करोड़, जो क्या था FMV, क्योंकि तूने इसको बेचा नहीं था ना, तो कुछ तो कंसिडर करना होगा, तो इसको फेयर मार्केट वैल्यू तूने कंसिडर किया। तो अगर तूने इस कैलकुलेटर को 2 साल बाद 2 करोड़ में बेचा तो इससे तू 1 करोड़ रुपया लेस कर देगा, कोई इंडेक्सेशन नहीं, 1 करोड़ रुपया लेगा, 1 करोड़ रुपया लेस कर देगा। वापस बताता हूँ, कुछ कम्प्लेक्स नहीं है, बस लिखने को नहीं है तो शायद हो सकता है कम्प्लेक्स हो, पर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। 1 करोड़ की एक एसेट थी, मैं इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड। गवर्नमेंट बोला ट्रांसफर, मैं बोला ठीक है। गवर्नमेंट बोला 1 करोड़ है, मैं बोला हाँ। मैं बोला इससे मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूँगा, बोला कर। तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, जिस भी दाम पे मैंने खरीदा, और मैंने बोला 10 साल पहले खरीदा था तो मैं इंडेक्सेशन लगाऊंगा। गवर्नमेंट से पूछा कब तक इंडेक्सेशन लगाऊं, गवर्नमेंट बोला क्या सीए पढ़ाएगा रे तू, जिस साल तू इसको ट्रांसफर किया ना उस डेट तक का इंडेक्सेशन लगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर। करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू आया, वो मेरा कैपिटल गेन हो गया। इसको पेमेंट कब करेंगे, इस साल नहीं, जिस साल बिकेगा, जिस साल पैसा आएगा उस साल पेमेंट करेंगे, जिस साल ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। अभी कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया क्या बना, स्टॉक इन ट्रेड। अब इसको मैं बेचूंगा, इसको मैंने बेचा 2 करोड़ में, अब इससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मैं माइनस करूँगा, 2 करोड़ में क्यों PGBP पे टैक्स दब लूँ, क्योंकि मेरा तो एक्सपेंस भी लगा इसको। तो यहाँ पे जो स्टॉक इन ट्रेड का FBOC था, FMV, क्योंकि इसके पीछे जो भी मैंने लिया, जो भी इंडेक्सेशन लगाया था उस साल तक लगाया था, क्योंकि उस साल पे ये कन्वर्ट हो गया था, उसको 1 करोड़ रुपया को यहाँ से लेस करूँगा, जो भी आएगा वो दोनों मिला के मैं कैपिटल गेन भरूंगा जिस साल सेल हुआ, ठीक है। लेकिन इंडेक्सेशन कब तक लगेगा, जिस साल कन्वर्जन हुआ इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। ये था 45(1) डिस्ट्रक्शन, 45(2) कन्वर्जन। उसके बाद 45(5) बहुत चिंदी है, कंपलसरी एक्विजिशन बहुत चिंदी है। कंपलसरी एक्विजिशन क्या होता है ना कि सपोज मेरा एक घर था यहाँ पे,
मेट्रो लाइन जा रहा था, बोला हट। मैं बोला नहीं हटूंगा, मेरा घर खून पसीने का मेहनत से घर बनाया। गवर्नमेंट बोला मेरे को नहीं पता, गवर्नमेंट कुछ भी एक्वायर कर सकता है, ठीक है, लिटरली कुछ भी एक्वायर कर सकता है। तो कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट ने करवाया। अब गवर्नमेंट क्या करेगा ना, तेरा घर ले रहा है तो गवर्नमेंट को लात मार के थोड़ी निकालेगा, ऐसे तो भाई हल्ला जमीला हो जाएगा, मारूंगा मैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, मैं तेरे को इस घर का प्राइस देता हूँ। क्या करना था गवर्नमेंट को, इधर से मेट्रो बनाना था। मैं बोला थोड़ा आगे पीछे ले लो, ऐसे करके ऐसे कर लो या ऐसे करके ऐसे कर लो। गवर्नमेंट अब क्या टैक्स पड़ेगा रे तू। मेरे को गवर्नमेंट को बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, ये बार बार ये डायलॉग क्यों दे रहा है मेरे को। तो मैं बोला ठीक है, मेरे को पैसा दो, मैं चला जाऊँगा। अब इस घर का प्रॉपर्टी का सपोज इस लैंड और बिल्डिंग का टोटल फेयर मार्केट वैल्यू सपोज 5 करोड़ आता, नॉट मच, जस्ट 5 CR मैन। अरे मेरे लिए ज़्यादा नहीं है यार, तो सिर्फ 5 CR आ रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेरे को बोला तिलने गया तू मेरे डैश। मैं बोला हैं ये क्या बोल रहे हो तुम। गवर्नमेंट बोलता है मैं सिर्फ 1 करोड़ रुपया देगा। मैं बोला मैं घर नहीं छोड़ेगा। मैं बोला कॉलर पकड़ा, बोला निकल डैश। मैं बोला तुम परमिशन लो। मैं बोला परमिशन नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ घर मेरा हो गया, जगह मेरा हो गया, तू निकल। मैं बोला पैसा, मैं बोला 5 करोड़, 1 करोड़। मैं पूरा हताश, निराश, उदास सब। वो भी गवर्नमेंट क्या बोला, भाई सुनना अभी पैसे का शॉर्टेज चल रहा है, 1 करोड़ रुपए। मैं ना क्या करूँ बोल, तो मैं ना तेरे को एक काम करता हूँ, 25 लाख करके 4 साल में दूंगा। मैं बोला है, मैं बोला अब मैं क्या ही करूँ। मैं बोला दो यार, कुछ दो तो पहले पैसा। तो गवर्नमेंट बोला लेकिन ना दिक्कत क्या हो रहा है ना, मैं बोला क्या ही दिक्कत होगा, पर गवर्नमेंट ऐसा बात बोला मेरे को हार्ट अटैक आ गया। गवर्नमेंट बोलता है भाई, गवर्नमेंट ऐसा बात बोला कि 1 करोड़ पे जितना कैपिटल गेन होता है ना, 1 करोड़ पे ये पूरा कैपिटल गेन है तेरा, पूरे पे टैक्स फर्स्ट ईयर दे। और पूरे का टैक्स पता है कितना आ रहा था कैपिटल गेन का, एग्जाम्पल लेता हूँ 25 लाख। मैं बोला तुमने मेरे को पहला साल 25 लाख दिया और मैं से 25 लाख ले लिया। गवर्नमेंट बोला हाँ। मैं बोला ऐसे थोड़े तुम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट आएगा उस प्रपोर्शन में से कैपिटल गेन लो। बोला तिल लेने गया तू। मैं बोला यार ये तो गलत हो रहा है यार। बोला मेरे इधर ऐसा ही होता है। मैं बोला यार चल कुछ भी कर, मेरे को नहीं पता, मैं जा रहा हूँ कोर्ट इनहैंस्ड कंपनसेशन के लिए। तो मैं कोर्ट में गया। कोर्ट बोला अरे हाँ यार गवर्नमेंट तू सियाना बन रहा है क्या, 1 करोड़ इसका वैल्यू है, 5 करोड़ है, 5 करोड़ दे इसको। तो एनहांस कंपनसेशन कितना मिला, 4 करोड़। अब एनहांस कंपनसेशन भी गवर्नमेंट बोला भाई तुम मेरे से पैसा लेगा, ठीक है तू आ। तो मैं गवर्नमेंट के पास 2 साल केस लड़ा, 2 साल बाद चल 4 साल केस लड़ा, 4 साल बाद मेरे को पैसा मिला। गवर्नमेंट बोला मैं नहीं देगा 4 करोड़। मैं बोला तेरे को देना होगा, कोर्ट का ऑर्डर है। मैं बोला अरे मैं देगा, लेकिन 4 करोड़ नहीं देगा, मैं 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ देगा। मैं बोला यार क्या चिंदी है भाई तुम लोग, मतलब क्या ही चिंदी है। तो गवर्नमेंट बोला मेरे इधर ऐसा ही होता है। मैं बोला दे भाई तू। अब मैं तो समझ गया कि गवर्नमेंट भाई 1 करोड़ रुपया देगा, 1 करोड़ रुपया जितना भी टैक्स बनता है 4 करोड़ पे पूरा कैपिटल गेन पे वो पूरा लेगा। गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं, मेरे इधर कुछ बेनिफिट्स भी होता है। मैं बोला अच्छा क्या। गवर्नमेंट बोला तू जब पहला कंपनसेशन मैंने तेरे को 1 करोड़ दिया, मैंने तेरे से भले ही इंस्टॉलमेंट में दिया, मैंने पूरा 1 करोड़ का कैपिटल गेन का टैक्स तेरे को पहला साल ले लिया। मैं बोला हाँ। गवर्नमेंट बोला इनहैंस कंपनसेशन में ना मैं तेरे को रिलीफ दे रहा हूँ, चाह तू भी क्या याद रखेगा। मैं बोला क्या। बोलता है जैसे जैसे जिस प्रपोर्शन में इंस्टॉलमेंट आएंगे ना, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, तो उसी प्रपोर्शन में 1 करोड़ का कैपिटल गेन, 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 तू 4 करोड़ पे एक बार में फर्स्ट ईयर पे नहीं देगा। तू जैसे जैसे जिस प्रपोर्शन में इंस्टॉलमेंट आएंगे उस प्रपोर्शन में ही तू कैपिटल गेन भरेगा। मैं बोला भाई मजा आ गया। अब ये सब तो क्लियर हो गया। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने 4 साल केस लड़ा, 4 साल बाद मेरे को 4 करोड़ रुपया मिला। अरे भाई FM टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ब्याज ही जिंदगी है, जिंदगी में ब्याज कमाओ तो तुम अमीर बनोगे। तो मैं बोला 4 साल का मेरे को इंटरेस्ट चाहिए भाई, 4 करोड़ वो लेट से दिया है। तो मैं बोला 4 करोड़ का मेरे को कुछ मतलब 40 लाख का तो मेरे को इंटरेस्ट चाहिए हर साल का, ठीक है। 40% साल 40 मारेगा गवर्नमेंट, मेरे को बोला 10% इंटरेस्ट, ठीक है। 40 लाख का मेरे को टोटल 4 साल में इंटरेस्ट चाहिए। तो ये जो इंटरेस्ट आएगा ना, ये इंटरेस्ट मेरे को मिला बिकॉज मेरे को एनहांस कंपनसेशन मिलने में जो टाइम गैप था फ्रॉम द इनिशियल टू द एनहांस कंपनसेशन, जो 4 साल का गैप था, कुछ भी गैप हो सकता है, उसका मेरे को इंटरेस्ट मिला। अब उसका जो मेरे को इंटरेस्ट मिला, मैं बोला
ये इंटरेस्ट पे तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं नहीं, इस इंटरेस्ट पे भी तू टैक्स देगा, लेकिन IFOS में देगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं बोला यार इस पे भी तुम लोग टैक्स लोगे। गवर्नमेंट बोला चलते को एक और बेनिफिट देता हूँ। मैं बोला क्या? मेरे को मज़ा आया सुन के, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ही बोलता है मेरे यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे मैं देखो कुछ बेनिफिट भी देता है। भाई मैं बोला खुश हो गया। मैं बोला क्या? बोला ये 40 लाख का इंटरेस्ट मिला ना, इसमें से सिर्फ तेरे को 20 लाख पर टैक्स भरना है, बाकी 50% फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50% IFOS में सिर्फ तू टैक्स देगा, पूरे पे 100% पे टैक्स नहीं देगा। मैं खुश। मैं बोला ठीक है। तो 45 में क्या हुआ? सबसे पहले मेरे को कंपनसेशन मिला, मेरा घर कंपलसरी एक्वायर किया, मेरे को लात मार के निकाला गया। 5 करोड़ के बदले मेरे को सिर्फ 1 करोड़ दिया गया, और 1 करोड़ भी इंस्टॉलमेंट्स में दिया गया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट पूरा 1 करोड़ का टैक्स पहला साल ले लिया। मैं कोर्ट गया एनहेंस कंपनसेशन के लिए, एनहेंस कंपनसेशन के लिए लड़ाई किया। तो मेरे को गवर्नमेंट, तो कोर्ट बोला कि 4 करोड़ इसको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोला मैं 4 करोड़ दूंगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा 1 करोड़ का। मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला गवर्नमेंट को पूरा टैक्स वापस से लास्ट टाइम जैसा ही पूरा एक बार में भरना पड़ेगा। बोला नहीं, जिस प्रपोर्शन में इंस्टॉलमेंट आएंगे उस प्रपोर्शन में तू टैक्स भरेगा। मैं खुश। फिर मैं बोला मेरे को इतना देर बाद तुम पैसा दिया उसका इंटरेस्ट दो। तो मैं बोला, तो कोर्ट बोला हाँ देखो देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है तू इंटरेस्ट ले और उसको टैक्सेबल कर। मैं बोला टैक्सेबल करूँ? तो गवर्नमेंट बोला रुक रुक रुक, टैक्सेबल कर IFOS में कर, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इसको 100% पे तू टैक्स मत दे, इस पे तू सिर्फ 50% पे टैक्स दे, बाकी 50% पे तू स्टैंडर्ड फ्लैट डिडक्शन ले ले। मैं खुश। अब एक बात बता, मेरा FBOC जो मेरे को इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कंपनसेशन मिला था 1 करोड़ रुपया, उससे मैं FBOC माइनस करूंगा, या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर मेरा घर लॉन्ग टर्म हो गया, बहुत टाइम हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग याद आया, तो लैंड एंड बिल्डिंग 24 मंथ्स के ऊपर हो गया तो वो लॉन्ग टर्म हो गए, तो इंडेक्सेशन अप्लाई होगा। तो मेरे 10 साल हो गए थे, सब 5 साल हुए थे, तो मैंने इंडेक्सेशन अप्लाई की, ठीक है, और 50 लाख रुपये आया, तो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूँगा। प्लस मेरा जो एनहांस कंपनसेशन मेरे को मिला 4 करोड़ का, उससे भी मैं एक चीज़ माइनस करूँगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नहीं रे, एक बार ही माइनस करेंगे, तू एक एसेट का बेनिफिट 2 बार कैसे लेगा? पहले बार में जो कंपनसेशन मिला 1 करोड़ का, उसमें मैं 50 लाख रुपया माइनस करूँगा, जो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअली था, ठीक है। इंडेक्सेशन करने के बाद अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो, शॉर्ट टर्म हुआ तो नहीं करेंगे। तो उस पर मैंने टैक्स भरा। अब मैं इनहांस कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट को 4 करोड़ दिया, और मैं इसको लड़ने के लिए, गवर्नमेंट से लड़ने के लिए मैंने 10 लाख रुपया लॉयर को पेमेंट किया। तो लिटिगेशन एक्सपेंसेस या लीगल चार्जेस जो है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस, वो मेरे को डिडक्ट करने मिलेंगे। तो मेरे FBOC 4 करोड़ नहीं माना जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज 3 करोड़ एंड 90 लाख्स ओनली। 10 करोड़ लिटिगेशन एक्सपेंसेस विल बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। और ये सब हो गया। हाँ, तो हमने 3 चीज़ डिस्कस किया 45(1) के एक्सेप्शन में। 45(1)(a), 45(1)(a) इंश्योरेंस क्लेम का बात बताता है, 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, 45 बताता है कंपलसरी एक्विजिशन। और लास्ट, आज का टॉपिक का लास्ट डिस्कशन जो हम लोग करने वाले हैं, दैट इज 45(1) हुआ, 45(2) हुआ, 45(1)(a) हुआ, चौथा चीज़ है 45(5)(a). 45(5) है स्पेशल डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स। 45(5)(a) क्या है? 45(5)(a) इज फॉर स्पेशल डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स। तो स्पेशल डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि तुम समझ, मेरे पास एक घर था, एक फ्लैट था, इसके बाजू में एक सोसाइटी बन रहा था, और इस फ्लैट को लेना चाहता था, ठीक है। तो फ्लैट के सारे ओनर से बात की, सब मान गए। मेरे घर पे आया प्रमोटर, बोला भैया आप मेरे को घर दो, ठीक है। मैं बोला मैं कैसे दे दूँ, 5 करोड़ की घर है। मैं बोला सुनो, तो इसके बदले जब नया ये बन जाएगा ना, तो मैं आपको उसमें घर दूंगा, प्लस आपको मैं 1 करोड़ रुपया भी दूंगा। मैं बोला चलो ठीक है, बेनिफिट ही है। मैं बोला ले ले। तो वो मेरे से ले गया, और उसके बाद तो एक चीज़ बताओ, जैसे वो मेरे को लेके गया, तो ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हुआ। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हुआ तो गवर्नमेंट का टैक्स ट्रांसफर हुआ ना, इन दी ईयर, जिस ईयर में हुआ उसी साल को टैक्स दे। मैं बोला अरे पैसा ही नहीं आया, मैं दुकान से मैं कंगालू, पैसा ही नहीं है भाई, फुक्कड़ कुछ नहीं है मेरे पास। गवर्नमेंट बोला हाँ पॉइंट तो है। तो मैं बोला चेंज करो उसको, मेरे यहाँ ऐसे ही नहीं होता, ऐसे नहीं होगा अब। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, मैं तुमको एक्सेप्शन देता हूँ। 45(1) का एक्सेप्शन है 45(5)(a). उसमें गवर्नमेंट बोला कि जिस साल तूने उस प्रमोटर को दिया उस साल तेरा ट्रांसफर हुआ, लेकिन तू उस साल टैक्स नहीं देगा। तू टैक्स कब देगा? टैक्स तो उस साल देगा जिस साल वो फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होके CC इश्यू हो जाएगा। वो CC कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो एक डॉक्यूमेंट होता है, बताता है कि हाँ ये रहने लायक बिल्डिंग है। वो एक कंपीटेंट अथॉरिटी जो भी है वो इशू करता है, ठीक है, कि हाँ दिस फ्लैट इज कम्प्लीटली सेफ, यू कैन, एनी पर्सन कैन रिसाइड इनटू इट। तो CC ये है। तो CC जिस साल मिला ना, उस साल मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम समझो 1 साल के अंदर वो, या 2 साल के अंदर, मतलब सपोज तू करना 18 महीने के अंदर, या
चल ना 1 साल के अंदर वो कंस्ट्रक्शन वक्स्ट्रक्शन तगड़ा एकदम चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ तेल लेने का चाइनीज़ इंडियन कंपनी था, उसने 1 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया और एक अच्छा अपार्टमेंट मेरे को 5 करोड़ रुपया भी दिया, सॉरी 5 करोड़ का एक फ्लैट भी दिया और 1 करोड़ रुपया भी दिया। और सपोज मैंने उसको 2020 में दिया था, सपोज 2022 में दिया था, 22-23, और उसने 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में मेरे को हैंड ओवर कर दिया। सपोज तेल लेने गया 23-24 नहीं, मैंने उसको 20 में दिया था, सीसी 22-23 में आ गया और उसने मेरे को घर 23-24 में दिया, मतलब सीसी आने के 1 साल बाद। तो मैं बोला मेरे पास तो पैसा आया भी नहीं 1 करोड़ रुपया, ना मेरे पास घर आया 5 करोड़ का, तो मैं क्यों दूँ टैक्स? गवर्नमेंट मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात बता, सीसी आया था ना? मैं बोला हाँ, कब? मैं बोला 22-23 में। गवर्नमेंट बोला तेरे को घर कब मिला? मैं बोला 23-24 में, 1 साल बाद। गवर्नमेंट बोला तो सीसी जब 22-23 में आ गया था तेरे को उसी साल रिसाइड कर जाना था घर पे। मैं बोला मेरे को पता है। मैं बोला मेरे को नहीं पता, ये सब मत बोल, मेरे इधर ऐसे ही होता है। मैं बोला क्या टैक्स पड़ेगा रे तू? मैं बोला अरे भाई माँ कसम, ये तो अन्याय हो रहा है। बोला बेनिफिट दिया तेरे को 45(1) का कि जिस साल तूने उसको दिया उस साल तेरे को कैपिटल ट्रांसफर नहीं माना, और जिस साल सीसी इशू हुआ उसी साल तेरे को टैक्स देना होगा, भले ही तू 10 साल बाद उस घर पे रहने आ, जिस साल सीसी इशू हुआ ना उस साल तू टैक्स देगा। और टैक्स किस अमाउंट पे देगा? 1 करोड़ जो कंपेंसेशन रिसीव हुआ प्लस जो भी तेरा एडिशनल कंपेंसेशन तेरे को रिसीव हुआ, वो पूरे पे तू टैक्स देने वाला है। किस दिन? जिस दिन स्पेशल डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में जिस दिन सीसी इशू होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा, उस दिन तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? ईयर ऑफ ट्रांसफर, एफबीओसी। अच्छा, एफबीओसी मैंने तुम लोगों को बता दिया कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बेसिकली प्रॉपर्टी के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होते हैं प्लस 1 करोड़ रुपया, जो 5 करोड़ प्लस 1 करोड़ 6 करोड़ का मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? ऑब्वियसली उससे मैं अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह माइनस करूंगा, जो भी मेरे को उस प्रीवियस फ्लैट को लेने में खर्चा लगा था। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। बस 2 छोटे पॉइंट मैं बता देता हूँ, एक है 45(3) और एक 45(4). एकदम इंपॉर्टेंट है, चिंदी पॉइंट है। ये पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताता है कि अगर एक पार्टनर फर्म को अपना एसेट बेचता है, ट्रांसफर होता है, बेच रहा है मतलब सेल के अंदर आया, सेल इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर। तो अगर बेचता है तो उस एसेट का वही वैल्यू माना जाएगा, वो एसेट उसी वैल्यू पे टैक्सेबल होगा जिस वैल्यू पे फर्म रिकॉर्ड किया अपने बुक्स पे। सपोज मैंने इस फर्म को अपना एसेट बेचा, मेरी फर्म है, मैंने इसको ये 1 करोड़ पे बेचा और फर्म ने इसको 1 करोड़ पे रिकॉर्ड किया, तो मेरे को 1 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह अगर फर्म से मैंने कुछ एसेट लिया, ठीक है, तो जो भी एसेट लिया उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उस पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। यही है 45(3) और 45। और 45(3) में मैं फर्म को बेच रहा हूँ और इस वाले केस में फर्म मेरे को ट्रांसफर कर रहा है, 45(4) में फर्म मेरे को दे रहा है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, बाकी सेकंड पार्ट थोड़ी सी बची है, इस पर भी अच्छी खासी टाइम जाएगी। 1 घंटा 10 मिनट का बनेगा, शायद 2 घंटा का वीडियो बनेगा। तो दिस आई अपलोड सून, बट इतने दूर तक तुम लोग करो, मेरे को लगता है बहुत तगड़ा जाने वाला है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, योर फ्रेंड साहिल बारवी साइनिंग ऑफ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लीव अ लाइक, कमेंट। पार्ट 2 में बहुत जल्दी लाने का कोशिश करता हूँ, जितने जल्दी हो पाए। मैं देखता हूँ, कल को संडे है, इट्स ऑलरेडी 3, तो मैं कल देखता हूँ संडे, कल को मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि कल 2 ही क्लासेस है मेरी। तो बस मेरा एक रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट, शेयर दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो, मस्ट लीव अ कमेंट यार, इट गिव्स सच अ great feedback to me. That's it for today. Sahil Barvi signing off. Best of luck.